लेकर हाजिर हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा अल्लमल इंसाना मालम यालम, यानी आदमी को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता। इन्हीं आयतों को परचम बनाकर पसमानदगी, नाख्वानदगी, बेरोजगारी और समाजी हाशिए पर खड़ी कौम को जमूत से निकालकर एक बावकार जिंदगी अता करने के लिए एक आवाज उठी और यह आवाज एक मुनज़्ज़म तहरीक में तब्दील हो गई। 1873 का दौर था, हिंदुस्तान में इल्म की मशाल उठने लगी थी। मुसलमानों की एक कमेटी अलीगढ़ में तालीमी इदारा खोलने के लिए सरगर्म थी। अलीगढ़ की चौहद्दी में अंधेरों को मिटाने के वास्ते ये मशाल जलाई जा रही थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इल्म की पहली ईंट रखने वाले थे सर सैयद अहमद खान। 1877 में इस मरकज के दरवाजे तलबा के लिए खोल दिए जा चुके थे और इस शजर की शाखें धीरे धीरे फैलने लगी। बाद में जो तारीख बनी उससे सभी वाकिफ हैं। आज फिर उस अजीम शख्सियत को याद करने का दिन है। आज उनका यौम पैदाइश है जिसे सर सैयद डे के तौर पर मनाया जाता है। उस अजीम शख्सियत को याद करने का दिन इसलिए जिसने मुसलमानों की जदीद तालीम के लिए उस दौर में जद्दोजहद की जब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। ये वही सर सैयद हैं जो कहा करते थे कि मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुसलमान। इस पर हम बात करेंगे। कुछ सवाल भी हैं कि कौम के हवाले से भी हैं, तालीम के हवाले से भी हैं, आज के मौजूदा दौर के हवाले से भी हैं, दौर हाजिर के हवाले से भी हैं और बहुत सारी बातें जिन पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा आज का पहला सवाल है कि 202 साल बाद भी कौम को दूसरा सर सैयद अहमद क्यों नहीं मिल पाया? ये बहुत जलता हुआ सवाल है। ये क्यों नहीं हो पाया कि आज भी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब होती है। एजुकेशन के मामले में वो बेहद 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 पीछे होते हैं। तो क्या हम 202 सालों में कोई सर सैयद अहमद दूसरा नहीं तैयार कर पाए, नहीं खड़ा कर पाए? उनकी जलाई हुई मशाल तो आज भी जल रही है, लोग उससे तरगीब हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई और क्यों नहीं हम पैदा कर पाए? दूसरा सवाल, सर सैयद थे तो आज कौम यहां है, अगर सर सैयद नहीं होते तो हम कहां होते? इस पर भी बात करने की जरूरत है। तीसरा सवाल, किसी इस्लाह की उलेमा हजरात ने शुरू में क्यों मुखालफत की और आज भी करते हैं? कोई भी जब बदलाव होता है समाज में तो हमने देखा उलेमा हजरात बहुत खुल करके उसका विरोध करते हैं। बाद में हो सकता है उससे वो इत्तेफाक करने लगे क्योंकि सर सैयद के खिलाफ भी कुफ्र के फतवे दिए गए थे। इसलिए मेरा सवाल है कि किसी भी सुधार की क्यों उलेमा हजरात की तरफ से मुखालफत की जाती है? हम पिछले कई फैसलों को भी देख सकते हैं, उनकी रोशनी में बात करेंगे। मैं अपना मैदान खुला रखूंगा। मैं फिर जिक्र करूंगा कि ट्रिपल तलाक को लेकर के हुकूमत ने जो कदम उठाया उसको लेकर भी उलेमा हजरात का कुछ और रुख है, या कोई और सुधारवादी बात होगी तो पहले वो बीच में आ जाएंगे। ऐसा क्यों है? और ये इसलिए है क्योंकि सर सैयद के साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए उसको देखते हुए आज भी वही बात है। चौथा सवाल, सर सैयद की सोच का तहरीक आज़ादी पर कितना असर पड़ा? उस वक्त जो मुसलमानों ने किरदार अदा किया उसको हम अगर देखें तो कितना असरकारक था, इस पर भी हम बात करेंगे। और 5वां सवाल, दौरे हाजिर में सर सैयद की तालीमात कितनी मौजू है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत अच्छा पैनल भी मेरे साथ है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। फिरोज़ बख्त अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आप चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज़ बख्त साहब, खैर मकदम है आपका। और जब भी एजुकेशन की बात होती है तो चांसलर साहब को मैं अपने साथ ज़रूर रखता हूं और उनसे बहुत सारी बातें जानने समझने के लिए मिलती हैं। मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। देश के कुछ चुनिंदा सुधारवादी, मैं यहां पर जी सलाम से ये बात ज़रूर कहूँगा कि देश के कुछ चुनिंदा सुधारवादी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनमें से एक है मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। मुफ्ती हैं और इस्लाम के बड़े जानकार हैं और ख़ास तौर से प्रैक्टिकल इस्लाम अगर समझना है
तो मुफ्ती साहब से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। प्रोफेसर MM अंसारी साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ रहा है, एजुकेशनिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे भी हम बात करेंगे। और इरशाद अहमद साहब भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आपका भी खैर मकदम है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इरशाद अहमद साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन के। सर आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले इरशाद अहमद साहब आप ही के पास आऊँगा। आप अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, रहे हैं, तो हैं एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा और पहले सवाल के साथ चाहूंगा कि हम दूसरा सर सैयद अहमद क्यों नहीं पैदा कर पाए इस देश में पिछले 202 सालों में? नहीं, ऐसा नहीं है कि सर सैयद के मुकाबले के तो नहीं हो पाए, लेकिन छोटे छोटे लोग, जाकिर हुसैन साहब ने और बाकी लोगों ने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, मैंने शुरू में इसलिए भी कहा ना, आप मेरी भाव को समझिए, मेरे सवाल की बारीकी को समझिए, मुझे लगता है आप समझेंगे। मैंने कहा ना कि वो मशाल तो जल रही है, उससे लोग और दिए और मशाले जला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उस तरह का, उस मयार का हम नहीं पैदा कर पाए ना, ये भी तो कौम की एक नाकामी है। नाकामी तो है, लेकिन कंडीशन क्या था, जिन हालात में सर सैयद ने जो तालीम के बारे में सोचना शुरू किया, वो वक्त वो था जब 1857 गदर हो चुका था, मुसलमान हाशिए पे आ चुका था, मुसलमानों के अंदर कुछ भी नहीं था और उस तालीम की कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसे में सर सैयद ने 1870 के आसपास तालीम के लिए बेदारी शुरू की और तालीम के लिए शुरू किया। ये बात ठीक है कि आज के तारीख में पिछले 40-50 सालों में जो हालात थे वो नहीं है, आज पिछले 20 सालों में जो हालात बने हैं, इसमें ऐसा लगता है कि वाकई नए सर सैयद की जरूरत है, क्योंकि अब जो मुल्क जिस हालात में मुल्क है, अब मुसलमान फिर जिस तरह हाशिए में जा रहा है, तालीमी मैदान में भी, हर मैदान में, तो लगता है कि अब फिर दूसरे सर सैयद की जरूरत दिख रही है। लेकिन जो सर सैयद के तालीमात थे उनमें भी थोड़ी कमी, हम लोगों ने उसको ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरा सर सैयद पैदा नहीं हो पाया। सर सैयद ने फाउंडेशन डालते वक्त उस वक्त के तालिब इल्मों से 3 बातें कही थी: लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, फ्री थिंकिंग, प्योर मोरलिटी। इस पे अगर काम करेंगे और साथ में कम्युनल हार्मनी। सर सैयद का जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो तो था तालीम के लिए इदारे कायम करना, उसके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स कायम करना, और जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था उसमें 3 बातें थी। पहला तो था कौम की बेदारी जी, और दूसरा था सबसे इंपॉर्टेंट जो था कम्युनल हार्मनी। हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई था, गैप था, उसको कैसे कम करेंगे और उसके बीच में कैसे मफाहमत होगा, कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, उस पर जोर दिया था। और तीसरा, उस वक्त की जो सरकार थी, सरकार से डायरेक्ट पंजा नहीं लड़ाने की बात उनके जहन में था। लिहाजा ऐसे कंडीशंस में, हाँ ये बात ठीक है कि पिछले 100 साल में हमने सर सैयद नहीं पैदा कर पाए, लेकिन साउथ इंडिया में बड़े सारे काम हुए हैं, इदारे बहुत सारे खुले हैं। नॉर्थ इंडिया में जी, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इदारे खुले हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादा काम होगा। सर सैयद के जो तालीमात थे उसमें ज्यादा काम साउथ इंडिया में हुआ है। और उसकी एक सच्चाई ये भी है कि साउथ इंडिया के मुसलमान जो है, दक्षिण भारत के मुसलमान, जनूब के मुसलमान ज्यादा ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं और वो ज्यादा तरक्की की तरफ हैं, वो ज्यादा एडवांस हैं। एजुकेशन उनकी एक बड़ी बुनियाद है जो कि नॉर्थ में नहीं है। जी करेक्ट, सही बात। वो तालीमी एतबार से उन्होंने अपने आप को, उनका यहाँ जो कंपोजिट कल्चर है उसका बहुत फायदा उठाया उन्होंने, और तालीमी एतबार से उन्होंने अपने इदारे शुरू किए। और अब ये हालत है कि वो नॉर्थ इंडिया में किसी भी तालीम के लिए नहीं आते, लिहाजा उनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इतने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कायम कर ली कि खासकर मुसलमानों की तालीम के लिए अब उनको हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में ये तालीमी कारवा कम चला, बावजूद इसके कि यहाँ भी आया, और उस वक्त के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे 1920 के आसपास के, जो जाकिर हुसैन साहब, बाकी लोग, उन्होंने उसी वक्त यूनिवर्सिटी कायम कर ली थी जिसका नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, और उस फिर जामिया अहमदा कायम हुआ, हकीम साहब ने जामिया अहमदा कायम किया। इस तरह कई इदारे कायम हुए। आजम खान साहब ने भी एक यूनिवर्सिटी कायम की है, और नॉर्थ ईस्ट में भी 2-3 यूनिवर्सिटी आई है जो अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज ने कायम की है। लिहाजा लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत मैं समझता हूँ वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ज्यादा अहमियत की चीज जो है वो है स्कूल्स। सबसे ज्यादा तकलीफ है मुसलमान इलाकों में, स्कूल्स नहीं होने की वजह से मुसलमान बच्चे अच्छी तालीम से महरूम हो रहे हैं। 3-4 तरह के तबके हैं मुसलमानों में। पहला वो तबका है जो तालीम से बेबहरा है, एकदम ही नहीं, तालीम के लिए सोचता ही नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, पसमानदी है, माशी हालत बहुत खराब है। दूसरा तबका है जो मदारिस में पढ़ाते हैं, तीसरा वो है जो सरकारी स्कूल से पढ़ाते हैं, चौथा है पब्लिक स्कूल वाले। अब हमारे यहाँ मदारिस और
स्कूल का जो इंटीग्रेशन है वो भी नहीं है अपने यहाँ। अगर अपने यहाँ ये हो पाए किसी भी तरह से कि अपने स्कूल्स को हम लोग मदारिस की तालीम जब वो हाफिज हो जाए तो उसको स्कूल में कैसे मर्ज किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए कि वो लेकिन सर, लेकिन नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी, लेकिन फिरोज बख्श साहब भी जानते होंगे, हम लोग तो इस पर कितनी बहस कर चुके हैं, कितनी दिक्कत होती है उलमा हजरात को, मदारिस को कितनी दिक्कत होती है, दुनियावी एजुकेशन को लेकर के उनका रुख क्या है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर उनका रुख क्या है, वो तो दुनिया जानती है। और फिर उसके बाद वो तमाम तरह से बचने बचाने की कोशिश शुरू हो जाती कि कहीं आप ये सर्च तो नहीं कर लेंगे, कहीं आप वो सर्च तो नहीं कर लेंगे, ये पूछ तो नहीं लेंगे, वो पूछताछ, ये बहुत दिक्कत है। तो ये इसको ब्रॉड लेवल पर देखें तो कौम की दिक्कत है, इसको समझने की जरूरत है। मेरे साथ फिरोज बख्श अहमद साहब भी हैं। फिरोज बख्श अहमद साहब, इसी सवाल के साथ एक बात और जोड़ूंगा आपके लिए कि सर सैयद थे तो आज कौम यहां है, अगर सर सैयद नहीं होते तो हम कहां होते? हाँ, देखिए, तो आपने एक बहुत ही सेंसिटिव बात कही है कि सर सैयद नहीं होते तो पता नहीं शायद हम और आप यहाँ इस प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। बहुत बड़ा सर सैयद का कंट्रीब्यूशन है तालीम के मैदान में। देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो सर सैयद साहब ने अपने दौर में की वो ये थी, हालांकि बहुत से लोग इस बात से मेरी रजामंद शायद ना हो, कि उन्होंने इन जनरल जो तालीम है, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जोर दिया मुसलमानों पे और तमाम हिंदुस्तानियों पे कि आप साइंस पढ़िए, आप जोग्राफिया पढ़िए, आप कॉमर्स पढ़िए, आप आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, लेकिन अपने को अंग्रेजी ज़बान में मजबूत कीजिए। इसके खिलाफ जैसे अभी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि कुछ फतवे इनके खिलाफ दिए गए। देखिए, समाज में जो उठता है, अच्छा काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं परेशानी आती है, और अगर उसे परेशानी आई है तो आती है तो आप ये समझ जाइए कि उसकी कामयाबी का रास्ता अब शुरू हो गया है, कामयाबी का दौर शुरू हो गया है। सर सैयद को बड़े परेशानी आई इस दौर के अंदर भी, और उनके खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए गए, वो बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अफसोस इस बात का है कि एक ही सर सैयद पैदा हुआ। अभी हमारे दोस्त शाह साहब फरमा रहे थे कि और भी लोग पैदा हुए, जैसे हकीम अब्दुल हमीद साहब का इन्होंने जिक्र किया, ठीक है, लेकिन चलिए मैं मानता हूँ सर सैयद अहमद हो गए, हकीम अब्दुल हमीद हो गए, कुछ हद तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे, हालांकि उन्होंने कोई इदारा नहीं खोला, लेकिन हाँ, तालीम के सिलसिले में चूँकि पहले वज़ीर तालीम थे हिंदुस्तान के, जो आज का हमारा तालीमी जो ब्लू प्रिंट है उन्हीं की देन है। तो कहने का मकसद ये है, मुझे अपनी कौम से बड़ी शिकायत है, उसमें मैं खुद को भी मैं अपने को ब्लेम करना चाहूँगा। हम लोग तालीम के मैदान में बड़े बेहिस हो गए। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देके अपनी बात को तमाम करूँगा। देखिए, पुरानी दिल्ली में कसाबपुरा इलाके में एक कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। इसको ज़मीन दोस्त कर दिया गया, कुछ प्रोग्राम चल रहे थे उस ज़माने में, इमरजेंसी लगी हुई थी और वहाँ पे कुछ फ्लैट बनाने थे, क्या है, तो स्कूल की जो इमारत थी कौमी स्कूल की, वो ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 फ्लोर्स थे, तो वो रास्ते में आ रही थी, प्लान में उसको ज़मीन दोस्त कर दिया गया, ढा दिया गया, इस वायदे पे कि 6 महीने में दूसरी इमारत खड़ी कर दी जाएगी। वो बच्चे सारे उनको वहाँ से हट गए, स्कूल ख़त्म हो गया, फिर उसको पास में ईदगाह का मैदान था, वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ भी बच्चों को कायदे से तालीम नहीं हो पाई। उसका हमने मुकदमा डाला यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, मुकदमा हम जीत गए, लेकिन मैं अफसोस के साथ जीत गए, और मुकदमे के में जो जस्टिस ने ये फैसला दिया कि इस स्कूल को 4000 गज ज़मीन 4000 मीटर ज़मीन दी जाए। वो ज़मीन आज तक नहीं दी गई, उस ज़मीन को मार लिया गया, और कोई वहाँ पर पार्किंग जो है तामीर होनी है। तो मैं चाह रहा था कि इलाके के लोग कम से कम उस कौम ना आए, चलो उस इलाके के लोग जहाँ बच्चे उनके तालीम याफ्ता होने हैं, कोई साथ में बेदारी नहीं। और वो जमीन जो 4000 मीटर थी, इमरान साहब और मेरे साथ आप सब लोग बैठे हैं, अंसारी साहब, वो ज़मीन अब खुर्द-बुर्द हो गई। उसमें से उन्होंने 2400 मीटर ज़मीन पार्किंग के लिए ले ली, और बाकी 1600 ज़मीन में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिल्ली एजुकेशन एक्ट क्या क्या ये है, एक स्कूल यहाँ बनाया जा सकता है। दिल्ली सरकार से भी मुझे शिकायत है, उन्होंने ये कहा था कि हम इस जगह पर यानी 4000 मीटर के ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट और डिज़ाइनर उर्दू मीडियम स्कूल बनाएंगे। तो जिस कौम में तालीम के तई ऐसी बेहिसी होगी, तो फिर आप तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि दूसरे सर सैयद, और सर सैयद को सिर्फ एक साल में एक बार याद करके इस तरह के प्रोग्राम के जरिए, जलसों के जरिए, इस तरह की बातचीत के जरिए फिर हम अपने कर्तव्यों को
यही खत्म कर साल में देते हैं। 2 बार याद किया जी, जाता साल में है, दो एक बार, उनके यौम विसाल पे जी। और उनकी सालगिरह पे। हाँ, सर सैयद तो ऐसे ये अफसोस शख्सियत की है, बात उन्हें रोज याद और करना ये चाहिए। सच्चाई। अगर ये हालात नहीं होते तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज कुछ और होती। मुफ्ती साहब, आप तो मजहब के बड़े जानकार हैं, कुरान करीम की रोशनी में चीज़ों को आप बयां भी करते हैं, इक़रा के हवाले से क्या कुछ कहा गया है आप तो बहुत बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब भी इस्लाह होता है समाज में, चाहे सर सैयद अहमद ने किया हो या कोई और करने की कोशिश करे, मुखालफत शुरू हो जाती है। और हमने अक्सर देखा है, ये भी हमारी कौम की एक बहुत बड़ी बुराई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं तो दरअसल कुरान करीम को लोगों ने ये समझा कि ये अरबी ज़बान में है, तो सिर्फ एक ख़ास एक कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कुरान करीम को कि सिर्फ मजहब और मसले मसाइल की ये किताब है। हालांकि देखिए कुरान करीम की जो पहले आयत उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो एक किसी वर्ब होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, एक सब्जेक्ट होता है, जैसे भाई किसी ने कहा करने वाला, और एक ऑब्जेक्ट होता है जो काम किया जाए। तो इक़रा बोला गया कि पढ़ो। कुरान करीम ने ये नहीं कहा कि क्या पढ़ो, ये काबिल गौर है, उसने मुतलक छोड़ दिया उसको, डिपेंड किया कि आपकी फहम पे, आपकी समझ पे है। तो उसके अंदर ये कहना कि सिर्फ कुरान पढ़ो, सिर्फ इस्लाम का जो ख़ास नज़रिया है कि फ़िक़्ह फ़तावा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और इस तरह की चीज़ों को पढ़ो, ये कहना कुरान करीम के साथ जुल्म होगा। बल्कि कुरान करीम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया उसके नाम से पढ़ो। क्या पढ़ो? भैया कुरान करीम को एक लफ्ज़ बढ़ा देने में क्या मुश्किल था कि ये यानी ये दीन पढ़ो, ये इस्लाम पढ़ो, लेकिन उसने मुतलक रखा था कि समझने वाले इसको समझें। लेकिन अगर हमारी अकल, हमारी फहम वहां तक न समझे तो उसके लिए कोई नया फरिश्ता तो आकर कोई आवाज नहीं देगा वहां से कि इसका ये मतलब है। इसलिए हमारी कौम को इसके समझने की जरूरत है कि इसमें मुतलक चीजें, इसमें यह कहना कि इल्म दीन और इल्म दुनिया ये फर्क करना, ये इल्म के साथ। मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ मुफ्ती साहब, क्योंकि आप बहुत उदारवादी हैं और बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, जब सर सैयद ने शुरुआत की थी तो उस वक्त उलमा हजरात ने कहा था कि अंग्रेजी से भागो, अंग्रेजों से भागो। तब इस भागती हुई भीड़ के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए थे सर सैयद। आज मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, दुनियावी तालीम वहां पर ठीक ढंग से कराने की बात होती है, हुकूमतें कोशिश करती है, तब भी लोग जो है इसी तरह की कोशिश में रहते हैं कि इनको भगाओ, उनको भगाओ, बहुत सारे राज ना खुल जाएं। ये भी तो सच्चाई है। मैं उस दौर को आज के दौर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे इशारे समझ गए होंगे। एक बात मैं यहाँ पे खास तौर पे अर्ज करूंगा कि एक बात अजीब बात है कि सर सैयद, हजरत सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कौम का मुसलिह, इतना बड़ा इल्म का यानी पहाड़, जबल इल्म कहिए, या इतना बड़ा मुसलिह दानिश्वर जिसने उम्मत को बहुत कुछ दिया, मतलब इस सदी में इतना बड़ा मुसलमानों का तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स पैदा हुआ। लेकिन उस आदमी के साथ बेचारे सर सैयद अहमद खां बोलते हैं, लेकिन जब मौलाना कासिम नानोतवी का नाम आएगा तो रहमतुल्लाह अलैह जरूर लगाते हैं। क्या ये हमारी कौम का ये इंसाफ है कि उनके साथ हम रहमतुल्लाह अलैह भी न लगाएं? मतलब सिर्फ अच्छा उनकी किस चीज़ में कमी थी, क्या वज़ाक़ता में, लिबास में, उनकी सोच में? एक दफ़ा का वाक़या हयात जावेद जो अल्लामा अल्ताफ़ हसन हाली ने उनकी ज़िंदगी पे लिखा है, तो बताया कि एक दफ़ा वो उनके यहाँ एक गेस्ट आए थे, एक मेहमान आए थे, तो देखा कि वो रात में उनके पास सोए। तो रात के, देखिए आज के ज़माने में दिल्ली में लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं, लेकिन पहले इशा के बाद सो जाने का माहौल था। तो 12-1 बजे आधी रात हो जाया करती थी। तो रात की 12-1 बजे उनकी आँख खुली तो देखा कि सर सैयद बरामदे में टहल रहे हैं जी। तो उनसे पूछा कि आप सो नहीं रहे हैं? तो अगले दिन कोई मीटिंग होने वाली थी बनारस के हवाले से, कोई हिंदी और उर्दू वगैरह के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि कल जो मीटिंग होगी कहीं हमारी कौम इस बात को न समझ पाए और फैसला क्या हो। मतलब तड़प करके उनको नींद नहीं आ रही थी, तो बरामदे में वो बिल्कुल परेशान थे। इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, उनकी अजीम शख्सियत में, उनके नेकी में किसी को शक नहीं है। उनके पास मौलवियों का एक तबका, मैं उलमा का तबका नहीं कहूंगा कि अच्छे उलमा ने उनकी कोई मुखालफत नहीं की, ये छोटे छोटे लोगों ने गड़बड़ की है। तो उनके पास वो लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन पे आप तकफीर का फतवा लगा। उनके अकायद ये हैं जैसे अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर आसमान नहीं गए। हालांकि हज़रत आयशा खुद ये कहती हैं कि अल्लाह के रसूल की जो मेराज है वो जिस्मानी तौर पर नहीं गए थे बल्कि रूहानी तौर पर गए थे। तो हजरत आयशा खुद फरमाती है तो उन पे कोई मसला नहीं है, लेकिन हजरत सैयद ने ये बात कह दी तो उन पे अजाब आ गया। तो उनसे उन्होंने कहा कि तुम कैसे कह रहे हो? रसूलुल्लाह पे उन्होंने सीरत अहमदिया वगैरह जैसी किताबें लिखी हैं, रसूलुल्लाह पर कोई आदमी कोई आवाज़ उठाता है तो बेचैन और बेकल हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ मैं तकफीर का फतवा कैसे दूं? उन्होंने इसको भगा दिया वहां से।
تو ان کو لوگوں نے اس زمانے میں بھی اعتراف کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں آج بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں, اور وہی لوگ جو کل مخالفت کرتے تھے آج ان کی اولاد اسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. یہ جو دوغلی پالیسی ہے, یہ جو نفاق کی کیفیت ہے, یہ ہماری قوم سے ختم نہیں ہوگا تو یہ قوم کبھی بھی دلدل سے نہیں نکل. لیکن آپ میرے اس سوال کا جواب دینے ضرور آئیے گا جو میں نے آج کے سیناریو سے جوڑ کر آپ سے پوچھا تھا کہ مخالفت کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں لیکن وہ برقرار ہے. بالکل میں آ رہا ہوں مفتی صاحب کے بعد, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بریک سے پہلے انصاری صاحب کو بھی میں سنوں. پروفیسر احمد انصاری صاحب بھی ہمارے بیچ ہیں. انصاری صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلے کو حل کون کرے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہل کون کرے, اور یہ پہل سر سید نے کی تھی. آج کے دور سے اسے کیسے دیکھوں, کیسے جوڑوں؟ جو سلسلہ سر سید نے شروع کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے پوری قوم میں ایک جد و جہد ہو, اور وہ خاص کر کے ان کا جو فوکس تھا ماڈرن ایجوکیشن میں, یعنی کہ انگلش میڈیم کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ان کا اشارہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بنیاد ڈالی اور جو انہوں نے کوششیں کی اس کے اوپر بنا کسی کہوں گا کہ میں بنا کسی کوتاہی کے پوری قوم آج بھی چل رہی ہے. غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اوروں سے کمپیریزن کرنے لگتے ہیں, اور جب ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اور قوموں کی حالت کس طرح سے رہی ہے, یعنی ان کا کیا پولیٹیکل مارجنائزیشن کے ساتھ آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ آپ یہ سوال سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سائنس کو لے کر اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس دور میں باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو, سائنس کی کتاب ہو, یہ میں چاہتا ہوں. آج جب ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو, تب بھی لوگ یقین نہیں کرتے یا اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیتے. یہ بھی اس قوم کی سچائی. نہیں, میں یہ نہیں مانتا کہ ہمارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تمام جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, بلکہ آج میں کہتا ہوں کہ انرولمنٹ جو ہمارے بچوں کا ہے یعنی مسلم بچوں کا ہے اور بچیوں کا تقریباً 100% ہو چکا ہے, جبکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ مسلم قوم جو ہے پڑھ نہیں رہی ہے, ان کے بچے پڑھتے نہیں, اسکول نہیں جاتے, یہ بالکل غلط ہے. دوسری بات کہ ڈراپ آؤٹ ضرور ہے, لیکن ہمارے مسلم بچوں میں بھی ڈراپ آؤٹ اتنا ہی ہے جتنا کہ اور او بی سیز اور جو بیکورڈ کمیونٹیز ہیں, جو ایجوکیشنلی اور اکنامکلی بیکورڈ ہیں, ان میں بھی ہے. تو یہ کوئی خاص بات نہیں. دوسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب سر سید نے جب یہ مہم شروع کی تھی تو اس وقت انگلش ایجوکیشن کی مخالفت ہو رہی تھی, اس لیے کہ اس وقت جو برطانیہ حکومت یہاں قائم ہوئی تھی تو اس وقت تمام جو مسلم رولرز سے اور جو ڈومیننٹ گروپ تھا وہ مارجنلائز ہوتے چلے جا رہے تھے, اور یہ خطرہ یہ تھا کہ شاید انگلش ایجوکیشن پڑھنے سے ہماری آئیڈینٹی, ہماری سیکیورٹی یا کلچر پہ اس کا اثر ہوگا, اس وجہ سے مخالفت ہو رہی تھی. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ 83% وہ بچے جو مقامی جو ورناکولر لینگویج ہے, چاہے وہ ہندی ہے یا گجراتی, مراٹھی اور بنگالی, اس میں پڑھ رہے ہیں. 13% ہمارے بچے سروے کے مطابق انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں, 4% جو ہے اردو میڈیم میں جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے مخالفت تھی کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے, آج وہ صورتحال نہیں ہے, بلکہ جس بھی لینگویج میں جہاں کہیں بھی تعلیم مل رہی ہے ہمارے بچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہندوستان کا جو ایوریج لٹریسی ریٹ ہے اس سے مسلمانوں کا ایوریج ریٹ جو ہے صرف 5% لوور ہے. ہائر ایجوکیشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف 10 percentage points ہم لوور پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگلے 5 یا 7 سالوں میں جو آج کا لیول ہے وہ مسلم کمیونٹی بھی کیچ اپ کرے گی. اس کے ساتھ دیکھیں سچا کمیٹی وغیرہ نے اس بات کا بہت وہ بیان کیا. آپ کو اس بات پہ کچھ اعتراض ہے؟ میں سمجھوں گا سر, اس کو میں آپ سے سمجھ رہا ہوں. میں آپ کے پاس بھی ہم بعد میں آئیں گے, لیکن وقفہ لینا ہوگا. میں ضرور آپ کے اسی سوال سے وقفے کے بعد بات شروع کروں گا, اور آپ نے جو بات کہی کیوں مسکرائے ہیں فیروز بخش صاحب, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. طرح طرح کے یہی تو سر سید کی سوچ تھی. انہوں نے اس وقت کی نبض کو پکڑ لیا تھا اور یہ جان لیا تھا کہ کیا ہوگا ہمارا مستقبل, اور ہم اس دشا میں کیسے بڑھیں, اس سمت میں کیسے بڑھیں, اس کی انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی. آج سبھی دشاؤں میں سبھی طور پر کھل کر کے بات ہونی چاہیے. یہی اس پروگرام کا بھی مقصد ہے, سر سید کے نام کی روشنی میں ان کو یاد کرتے ہوئے.